एप्लीकेशन, ठीक है। ये बी फार्मा डी फार्मा इसमें सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं क्या इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, क्या है, कैसे है। तो हम थोड़ा सा इसका एंजाइम का भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि प्रोटीज एंजाइम है। एंजाइम है तो बेसिकली थोड़ा बेसिक हम एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम व्हाट इज़ एंजाइम, ठीक है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जो होते हैं वो जनरली मेडअप ऑफ प्रोटीन, 3D ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, इससे मिलके बने होते हैं। आप जो राइबोजाइम्स है वो एक्सेप्शन है एक, वो क्या होता है RNA से मिलके बनता है, और मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। जो एंजाइम होते हैं एक्ट एज ए बायो कैटलिस्ट, है ना। ये क्या करते हैं? कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। बायो कैटलिस्ट बोलते हैं क्योंकि ये नेचर से प्राप्त होता है ना। ये क्या करता है कि जो रिएक्शन होती है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उसमें उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने का काम ये करते हैं, है ना। जो एंजाइम होते हैं उनका एक सर्टेन टेम्परेचर, pH एंड कंसनट्रेशन होती है, उसी सर्टेन टेम्परेचर pH का इन्हें सबस्ट्रेट चाहिए होता है। हाईली स्पेसिफिक कोई सबस्ट्रेट हो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोडक्ट के अंदर। जैसे आप देखो कोई स्पेसिफिक एंजाइम है जिसमें वी शेप में आप एक्टिव साइट देख सकते हो उसकी, और एक ट्राइंगल जैसा, उसी जैसा वी शेप जैसा ही क्या है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है। क्या अब ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जो उसमें जाके जब ये कंबाइन होंगे तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने इसके लिए 2-3 मॉडल पढ़े होंगे, जैसे कि फिट इंड्यूस मॉडल है, लॉक एंड की मॉडल है ना। लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है कि जो एक ताला होता है, एक पर्टिकुलर ताला होता है, उसकी पर्टिकुलर की होती है ना, उसी से वो खुलेगा, अदरवाइज वो किसी और की आप डालोगे तो नहीं खुलेगा। इसी तरह का एंजाइम वर्क करते हैं। अगर एंजाइम का अपना एक सर्टेन pH, टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन है, यदि उसी तरीके का इन्वायरमेंट वाला अगर सबस्ट्रेट मिलता है तभी वो रिएक्शन करते हैं, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी होंगी, ठीक है। एक और चीज़ में मेन बात ये है कि जो एंजाइम होते हैं वो कभी भी एज ए प्रोडक्ट की तरह हमें नहीं मिलते, कभी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन में भाग लेंगे, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, देन ये अलग हो जाते हैं। जैसे आप इसको एक रिएक्शन से समझ सकते हैं हम, जैसे एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन है एक। आप देखो इसमें एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है, ठीक है। एंजाइम के पास क्या है? एक अपनी पर्टिकुलर एक एक्टिव साइट प्रेजेंट है, उसी एक्टिव साइट के हिसाब से अगर सबस्ट्रेट होगा और कंबाइन होंगे तो ही रिएक्शन होगी। आप देखो इसमें उसी शेप के हिसाब से सबस्ट्रेट और एंजाइम है और कंबाइन होते हैं और आ जाते हैं। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने से उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, आप देखो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है उसमें जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ही प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, एंजाइम किसी भी तरह का प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन में हेल्प करते हैं, रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, दैट्स ऑल। अब आगे देखो, आप प्रोडक्ट बन गया, हमारा जो प्रोडक्ट है वो अलग हो गया, एंजाइम जो है फ्रीली अलग हो गया। अब जो एंजाइम है ये फ्रीली अलग होने वाला एंजाइम, इसको हम रीयूज़ भी करते हैं, इसीलिए इसका इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेनली अब बात करेंगे हम अपना प्रोटीज एंजाइम के बारे में, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम होंगे। प्रोटीज एंजाइम क्या है? प्रोटीज एंजाइम बेसिकली प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, है ना। इनको हम प्रोटीएसिस कहते हैं, प्रोटीलिटिक एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं नेचर में, नेचर से प्राप्त होते हैं। जैसे कि एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, फंगस वगैरह हो गई, उनसे भी प्राप्त होते हैं। जैसे आप देखो इस ग्राफ के अंदर जो पेपिन है, ब्रोमेलिन है, ट्रिप्सिन है, ये सब क्या होते हैं? फ्रूट, वेजिटेबल एंड इन सब से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब इसका अपना एक ब्रॉड रेंज में टेम्परेचर और pH होता है। मैंने बताया कि एंजाइम का पर्टिकुलर टेम्परेचर है और हर किसी का पर्टिकुलर pH होगा। तो प्रोटीज का जो टेम्परेचर एंड pH है वो अपना ब्रॉड रेंज में पाया जाता है। जैसे टेम्परेचर आप देखो कि 5 से 100 डिग्री सेल्सियस में है। जो pH है इसका 0 से 14 तक इसका pH पाया जाता है ना। कितना ज़्यादा इसका ब्रॉड रेंज में pH है और पाया जाता है। अब इसको इसी pH, इसी टेम्परेचर, इसी कंसनट्रेशन के हिसाब से कोई सबस्ट्रेट मिले तब जाके ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू करेगा, तो ही ये हेल्प करता है रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब इसके हम थोड़ा वर्क की बात करते हैं कि जो प्रोटीज एंजाइम है क्या आखिरकार वर्क कैसे करता है, क्यों हम इसको इंडस्ट्री में इतना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रोटीलिटिक एंजाइम है ये एज ए कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। जो प्रोटीन होती हैं, ठीक है, जो प्रोटीन होती हैं,
प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड को ही क्लीवेज करने का काम ये करता है। देखो खुद ये प्रोटीन से मिलके बना है और प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड को ही ब्रेक कर रहा है ये, है ना, है स्पेसिफिक बात। तो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, उसको प्रोटोलाइसिस कर देता है, एंड देन उसका जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है उनको टोटली हाइड्रोलाइसिस करता है। इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। जैसे आप मीट इंडस्ट्री ले लो, फूड इंडस्ट्री ले लो, लेदर ले लो, कहीं पर भी आप ले लो, तो हम इसका बहुत वर्ल्ड वाइड इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, थोड़ा क्लासिफिकेशन को समझ ले। इसका जो क्लासिफिकेशन है हमने 3 बेसिस पे किया हुआ है, बाय द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बाय द प्रोटीलिटिक मैकेनिज्म, बाय द पीएच, एक्टिव पीएच रेंज के आधार पे। आप सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। पहले ही बताया मैंने आपको कि ये नेचर से प्राप्त होते हैं। नेचर में आप एनिमल ले लो, प्लांट ले लो, बैक्टीरियल हो गए, ठीक है, फंगस भी 1-2 स्पीसीज पाई जाती हैं। तो एनिमल में देखो काइमोसिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, पेपिन हो गया, ये एनिमल से प्राप्त होने वाले हैं। प्लांट में ब्रोमिनिन हो गया, पेपिन हो गया, फिशन हो गया, प्लांट से प्राप्त होते हैं। बेसिलस हो गया, बेसिलोडाइजिस हो गया, ठीक है, एस्परजिलस और एजाई स्पीसीज हो गई, ये फंगस से प्राप्त होती है, ठीक है। ये सिंपल इस बेसिस है कि कहाँ से हमें क्या चीज़ प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीलिटिक मैकेनिज्म। प्रोटीलिटिक मैकेनिज्म के आधार पे हमने ऐसे इसको क्लासिफाई किया है कि एक पर्टिकुलर कोई ग्रुप है, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर प्रोटीजेस का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप किसी प्रोटीन मतलब किसी चेन में अगर आप थायो ग्रुप लगा हुआ है और उसको ब्रेक करना है, उसके पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो थायोफिन प्रोटीज का आपको यूज़ करना पड़ेगा। इस वजह से हम इसको अलग स्पेसिफिक कैटेगरी में इन सबको रखा हुआ है। जैसे ग्लूटामिक एसिड प्रोटीजेस है, तो एक पर्टिकुलर जो ग्लूटामिक एसिड, अगर कुछ ग्लूटामिक एसिड ग्रुप लगा होगा वहीं यही प्रोटीजेस को यूज़ किया जाएगा ताकि ये उसको ब्रेक कर सके। ये पर्टिकुलर हर किसी का अपना एक पर्टिकुलर काम है, क्योंकि हर किसी का अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पीएच होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय एक्टिव पीएच रेंज। इसके आधार पर जैसे इसके अंदर 4 है, एसिड प्रोटीजेस, न्यूट्रल हो गया, अल्कलाइन प्रोटीजेस, हाई अल्कलाइन प्रोटीजेस। क्योंकि पीएच मैंने आपको बताया 0 से 14 रेंज तक होता है, तो एसिड भी हो गया, न्यूट्रल भी हो गया, अल्कलाइन भी हो गया, ठीक है। 14 तक जाएगा तो वो हाई अल्कलाइन प्रोटीजेस भी हो गया। अब इनका पर्टिकुलर एक काम होता है, जैसे एसिड प्रोटीजेस हो गया, कोई अगर एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है तो न्यूट्रल तो वो काम नहीं करेगा ना, एसिड प्रोटीजेस काम करेगा, इसीलिए हम एसिड प्रोटीजेस का यूज़ करते हैं वहाँ पे। अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो हम वहाँ एल्कलाइन का यूज़ करेंगे, एल्कलाइन प्रोटीजेस का यूज़ करेंगे। इस बेसिस के आधार पे इनको पीएच रेंज के हिसाब से इसको अलग कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, मैकेनिज्म एक्शन की बात करते हैं। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा एक सबस्ट्रेट है, एक एंजाइम है। एक सबस्ट्रेट एंजाइम के पास अपनी अपनी एक एक्टिव साइट है, और जो सबस्ट्रेट है वो उसके पास अपनी उसी हिसाब से क्या है मौजूद है उसमें, मतलब उसी हिसाब से उसका एनवायरनमेंट है ताकि ये एक दूसरे से कंबाइन हो जाए। एक तरफ इसका सी टर्मिनल है, एक तरफ इसका एन टर्मिनल है, ठीक है। तो हम जो हमारी प्रोटीज एंजाइम उसका काम क्या है, उसका काम है कि पेप्टाइड बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दे, उसका क्लीवेज करे, है ना। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसका क्लीवेज करेगा, उसका प्रोटीलाइसिस कर देता है, देन उसका हाइड्रोलाइसिस करके जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उनका हाइड्रोलाइसिस करके हमें प्रोडक्ट्स का प्राप्त होता है। ये सिंपल इसकी मैकेनिज्म है। कि आप इसमें एक चीज़ और जैसे 2 टर्म सुनी होंगी आपने, एक्सो प्रोटीलाइटिक एंड एंडो प्रोटीलाइटिक, ठीक है। जो एक्सो प्रोटीलाइटिक है वो जो चेन है हमारी उसके दोनों टर्मिनल पे यानी कि दोनों साइड में पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ बॉन्ड को ब्रेक करना। एंडो का मतलब होता है अंदर, नहीं अंदर की तरफ से बॉन्ड को ब्रेक करना। ये 2 टर्म आप थोड़ा याद रखना, ठीक है। एक्सोप्रोटीलिटिक एक्सिस मतलब टर्मिनल पे जो दोनों एंड होते हैं उस पर जाके अटैक करता है। एंडो जो प्रोटीलिटिक प्रोटीलेस होता है वो कहाँ बीच में जाके जो बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो इसमें क्या चीज़ ऐसी जो दिखाई दे रही है आपको इस ग्राफ के अंदर, मतलब इस पिक्चर के अंदर, वो क्या है, वहाँ से कैटालिटिक सेंटर है, वहाँ से क्या है पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड होता है ब्रेक हो रहा है, प्रोटीजेस उसको क्लीवेज कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है, उसको प्रोटोलाइसिस कर रहा है, देन उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। ये सिंपल इसकी मैकेनिज्म होती है, ऐसे ही ये कार्य करता है, ठीक है।
अब हम इसके बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स की। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स सबसे पहले लिया है मैंने फूड इंडस्ट्री के बारे में। फूड इंडस्ट्री में 2-3 इंडस्ट्रियाँ देखिए आप। सबसे पहले देखिए बेकरी इंडस्ट्री। बेकरी इंडस्ट्री में इसका बहुत लार्ज कॉमर्शियल स्केल पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, ब्रेड हो गई, बिस्किट, केक, पेस्ट्रीज हो गई, इन सब में जो पैकेटिंग फूड होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एंडो और एक्सोप्रोटीनेसिस होती हैं, एंडो और एक्सोप्रोटीनेसिस जो होती है वो एक हमें प्राप्त की जाए जो एक स्पीसीज़ है एस्परजिलस ओरिजाई। ठीक है, जो एस्परजिलस ओरिजाई स्पीसीज़ है वो जो वीट होता है, वीट के ग्लूटन को मॉडिफाई करने के लिए यानी लिमिटेड करने के लिए उसका प्रोटोलाइसिस कर देती है। कौन सी स्पीसीज़ करती है? एस्परजिलस ओरिजाई जो स्पीसीज़ है वो उसका यूज़ यहाँ पर किया जाता है ना, वीट को ग्लूटन लिमिटेड बनाने के लिए। टू डिक्रीज मिक्सिंग टाइम, टू डिक्रीज ऑफ डफ कंसनट्रेशन। डफ का मतलब होता है गूंथना। ठीक है, अब जो हमारा जो ग्लूटन है, सॉरी वीट है, उसको आप देखो कि अगर हम नॉर्मली अपने घर में आटा लगाते हैं तो उसको हम रख देते हैं 2-3 घंटे के लिए उसको रखेंगे ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए, है ना। लेकिन अब हमें प्रोडक्शन करना है, जल्दी करना है, टाइम कम लगना चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए उसकी। अगर हम प्रोटीज़ को मिला देंगे उसके अंदर तो उसको फैलाने के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा, उसको इतनी देर तक नहीं रखना, टाइम कम हो जाता है, मतलब जल्दी फूल जाएगा। तो इसीलिए डिक्रीज मिक्सिंग टाइम, है ना, मिक्स करने वाला है उसको टाइम डिक्रीज़ होगा, उसकी कंसनटेंसी बनी रहती है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। जो ग्लूटन है, जो ग्लूटन की स्ट्रेंथ है, जो ब्रेड के अंदर जो ग्लूटन की स्ट्रेंथ है उसको रेगुलेट करने का एक काम करता है। ठीक है, और जो ब्रेड है, ब्रेड के टेक्सचर एंड जो फ्लेवर है, फ्लेवर को इम्प्रूव करने का काम भी यही करता है। ठीक है, प्रोटीन इसको इसीलिए बनाया जाता है, बहुत वैरायटी में यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इन डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री में इसका मेन फंक्शन या मेन यूज़ होता है चीज़ प्रोडक्शन में, है ना। चीज़ प्रोडक्शन, मिल्क कॉग्नेटिक, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देखो कि यदि हमें केसीन यानी पापा केसीन या माइक्रोपेप्टाइड हमें प्राप्त करना है तो इसके अंदर जो स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड पाए जा रहे हैं उनका हाइड्रोलाइसिस करने पड़ेगा। सबसे प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि चीज़ के अगर हमें चीज़ बनाना है तो पापा केसीन और माइक्रोपेप्टाइड जो पाए के अंदर जो पेप्टाइड स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड जो पाए जा रहे हैं उनका प्रोटीलाइसिस करेगा, उनका हाइड्रोलाइसिस करेगा, तब जाके इसका चीज़ प्रोडक्शन होगा। इसीलिए इसको डेयरी इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन मीट इंडस्ट्री में इसका ये है कि जो मीट है हमारा बहुत टाइट होता है ना, बहुत मतलब उसको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब इसमें क्या है कि इसके अंदर जो मीट के अंदर होते हैं, जो प्रोटीन होती है, जो फाइबर पाया जाता है, उसके अंदर भी तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए फाइबर और प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड पाए जा रहे हैं ना, उनको ब्रेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ताकि उसको ब्रेक करता है तो उसको थोड़ा सा कोमल, थोड़ा लचीला सा और थोड़ा और ज़्यादा स्वादिष्ट इसको बनाया जाता है। तो इस मीट इंडस्ट्री में पर्टिकुलर इसको मिलाने के लिए यानी पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 2-3 हम यूज़ करते हैं। जैसे ब्रोमिलीन हो गया, ब्रोमिलीन है जो कि हमें पाइनएप्पल से प्राप्त होता है, इसका यूज़ किया जाता है। पेपिन हो गया जो कि हमें पपाया से प्राप्त होता है, ये भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एक्टिडिन हो गया, ये कीवी से प्राप्त किया जाता है, ये भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिशिन हो गया, फिशिन के फिग से प्राप्त किया जाता है, अंजीर से प्राप्त किया जाता है, नेचुरली प्राप्त हो रहे हैं सारे के सारे। और इसमें क्या इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है फॉर द मीट इंडस्ट्री इन द बेसिकली काम ही यही है कि पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करे बस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सोए प्रोडक्ट। सोए प्रोडक्ट जो है बहुत मतलब एंशिएंट टाइम से यानी प्राचीन टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं। इसमें तो ये प्रोटीज़ का यूज़ किया जाता है बहुत टाइम से सोया सॉस बनाने के लिए। जो फंगल ओरिजिन जो प्रोटीज़ होते हैं उनका यूज़ किया जाता है प्रोसेसिंग ऑफ सोया सॉस। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ इसमें जो प्रोटीज़ क्या करता है, इसका हाइड्रोलाइज कर दे रहा है प्रोटीन का। ठीक है, फोर्टिफाइड कर देता है सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में, फॉर्मुलेटेड डाइटेटिक फीड जितने भी होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है ये सोया प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे
एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल या थेरापेटिक इंडस्ट्री, ठीक है, डायग्नोस्टिक या थेरापेटिक में कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे ये इसमें हम एंटी कैंसर कोई दवा बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। एंटी फ्लेमेटरी बनते हैं, एंटी माइक्रोबल होते हैं, जो क्लॉट डिजॉल्विंग एजेंट बनाए जाते हैं, जो क्लॉटिंग होती है हमारी, ठीक है, जो ब्लड निकलता है, ब्लड निकलना उसको हम क्लॉटिंग कहते हैं। क्लॉटिंग को रोकने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए जो दवाएं बनती हैं, जो एजेंट बनते हैं, जो ड्रग्स बनते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो कि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए पेपिन और ब्रोमिलिन का यूज़ किया जा रहा है। गैस्ट्रो इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर जो होते हैं, ठीक है, उसमें डाइजेस्टिव एड्स को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन, इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड वाइड इसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि और इसमें ये तो फूड में हो गया, मेडिसिन में हो गया, और इसके लेदर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और डिटर्जेंट इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इन सब की जो नेक्स्ट एप्लीकेशन रह गए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, आपको चाहिए होंगे तो, वरना अदरवाइज़ ये ठीक है, आप देख लेना। थोड़ा डिटर्जेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली एप्लीकेशन यही है इसका कि मेन फंक्शन यही है कि ये बस जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो हर इंडस्ट्री में, मीट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक यूज़ है, ठीक है। आई होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।